हेलो बच्चों, देखो आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, वो सुन लो पहले। क्या है कि अभी अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो वेबसाइट पर अपलोड तो नहीं हुआ है, लेकिन एक पाठ्यक्रम जो है अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर वायरल हो रहा है। तो उस पाठ्यक्रम के अनुसार क्या है कि अपना जो चैप्टर 11 है इसके केवल 3 टॉपिक रखे गए अपने कोर्स में, कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति, और बाकी के जो टॉपिक है वो इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। तो वैसे तो अपन इस बात को पूरी तरीके से सही तभी मानेंगे जब ये जो पाठ्यक्रम है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है उसके ऊपर अपलोड होगा, लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक थे अपने चैप्टर जो 10 अपन ने पढ़ा है, 10 अपन ने जो पढ़ा है उससे संबंधित है ये टॉपिक, इसलिए टेम्परेरी में इन टॉपिकों को भी स्टार्ट तो कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सिलेबस को अपन सही तभी मानेंगे जब वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगा। तो देखो भाई, इसके अंदर आपको एक तो पढ़ना है कार्य के बारे में। तो देखो कार्य के बारे में कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। यदि आप कार्य ज्ञात करने का सूत्र देखें तो कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। और यदि अपन बल ज्ञात करने का सूत्र देखें तो बल ज्ञात करने का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखो यदि अपन कार्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें बल और विस्थापन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई विस्थापन क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है और उसको आप यहाँ से खिसका करके यहाँ ले गए, तो इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी कहलाती है विस्थापन। सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन तो एक छोटी सी चीज है जो अपने समझ में आ गई। भाई कोई वस्तु है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन लेकर गए हैं, तो उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। लेकिन बल एक बड़ी चीज है, तो बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान तो आप समझ गए भाई, वस्तु का द्रव्यमान। लेकिन ये त्वरण क्या चीज होती है? तो ये कक्षा 9 का टॉपिक था जो जिसके बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पर वापस से पढ़ेंगे। तो इसलिए अपन कार्य को समझने के लिए पहले त्वरण को समझेंगे और फिर बल के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको त्वरण और बल इन दोनों के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में जो अगला वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर इसकी परिभाषा ले लेंगे, सूत्र ले लेंगे, मात्रक ले लेंगे और इसकी प्रकृति ले लेंगे। और इसके बाद का अगला जो वीडियो होगा वो कार्य के मापन के ऊपर होगा। क्या होता है कि बल और विस्थापन की अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार कार्य का जो मान होता है वो अलग अलग आता है, तो उसके अनुसार अपन कार्य का मापन करेंगे। और कार्य से संबंधित जो लास्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन कार्य से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न या सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेरी अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी, बाकी कोई टॉपिक इसमें बाद में ऐड होता है तो उसको बाद में स्थिति के अनुसार करवा दिया जाएगा। और जैसा भी आपको सिलेबस होगा तो स्थितियों के अनुसार अपन उसकी जो भी सूचना होगी वो आपको प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई, आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्वरण और बल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं भाई त्वरण के बारे में। तो वैसे तो त्वरण जो है अपने 9th कक्षा का टॉपिक था जो आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में कोई वस्तु एक निश्चित वेग से गतिशील है, यदि उसके वेग में परिवर्तन होता है कहीं पर भी,
तो उस वेग में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अपन त्वरण नाम की भौतिक राशि काम में लेते हैं। कोई कहे भाई त्वरण किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। तो त्वरण अपन किसे बोलेंगे? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता? त्वरण बोला जाता। तो देखो भाई, यहां पर है परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ये वेग में जो परिवर्तन होगा उसमें समय का भाग लगाना होगा। वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसमें किसका भाग लगाना? समय का। जब भी अपन दर निकालते हैं तो हमें समय का भाग लगाना होता है। तो देखो, त्वरण के बारे में एक जानकारी और दे रहा हूं मैं आपको। त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश राशि होने का मतलब यह है कि जब अपन त्वरण को दर्शाएंगे कहीं पर भी, तो इसको दर्शाने के लिए हमें आंकिक मान, मात्रक और दिशा की आवश्यकता होगी। देखो, किस किस की आवश्यकता होगी? आंकिक मान प्लस मात्रक और प्लस दिशा की आवश्यकता होगी। देखो भाई, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का द्रव्यमान आपने लिख दिया 5 किलोग्राम। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपने कितना लिखा? 5 किलोग्राम लिखा। तो 5 तो इसमें आंकिक मान है और ये किलोग्राम क्या है? इस द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, तो आंकिक मान का मतलब तो आप समझ गए भाई, 1 2 3 4 5 जो भी अंक है वो आंकिक मान है, और उसके साथ के अंदर जो इकाई लिखा हुआ रहता है, जैसे किलोग्राम लिखा हुआ है या ग्राम लिखा हुआ है, वो क्या होता है? उसका मात्रक होता है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ कभी कभी अपन दिशा भी काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके लिए अपन कहें भाई उत्तर दिशा में द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, दक्षिण दिशा में द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तो यदि अपने को दिशा की जरूरत पड़े ऐसे, तो फिर अपन बोल देंगे भाई वो सदिश राशि। वैसे द्रव्यमान तो एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान को बताने के लिए हमें इस बात की जरूरत नहीं पड़ती है कि अपन उत्तर दक्षिण ऐसा कुछ दिखाएं। अपन सीधा बोलेंगे भाई वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। ऐसा कभी नहीं बोलते अपन कि वस्तु का द्रव्यमान उत्तर में तो 5 किलोग्राम है और दक्षिण में घट करके वो 4 किलोग्राम रह गया हो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन त्वरण जैसी भौतिक राशि है तो इसको दर्शाने के लिए आंकिक मान और मात्रक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? और दिशा को दिखाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो भाई, संकेत बताता हूं मैं आपको त्वरण का। त्वरण का जो संकेत होता है वो होता है ए सदिश। ये ए लिखा और ऊपर इसके ऊपर ये निशान लगा रहे हैं ऐसा, तो इसको बोला जाएगा ए सदिश। अब देखो भाई, त्वरण का सूत्र देख लेते हैं अपन। तो सूत्र क्या है इसका? त्वरण बराबर होता है, वेग में परिवर्तन की दर है तो अपन लिख देंगे ऊपर, तो वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। जब भी दर निकालना है तो समय का भाग लगाना है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा लगा समय।
अब देखो वेग में परिवर्तन कब निकलेगा, जब दो तरीके के वेग हो हमारे पास में। तो देखो वस्तु का शुरुआत का जो वेग होता है उसे तो अपन बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और अंतिम समय का जो वेग होता है उसे अपन बोलते हैं अंतिम वेग। तो जब भी अपन वेग में परिवर्तन निकालते हैं तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम त्वरण को ज्ञात करने के लिए दूसरे रूप में ऐसे सूत्र लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लगा समय, त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या हो जाएगा, लगा समय हो जाएगा। अब देखो भाई ये जो त्वरण है इसका संकेत तो क्या होता है, ए सदिश होता है। तो त्वरण का संकेत अपन दिखा देवे ए सदिश बराबर इस अंतिम वेग को अपन दिखाते हैं v सदिश की सहायता से, और इस प्रारंभिक वेग को अपन दिखाते हैं u सदिश की सहायता से, और लगे समय को अपन दिखाएंगे t से। तो आपके पास में सूत्र आ जाता है a सदिश बराबर v सदिश माइनस u सदिश बटा t। v सदिश तो अंतिम वेग है, u सदिश प्रारंभिक वेग है, और t का मतलब यहां पर क्या है, लगा समय से है। तो ये तो हो गए इनके संकेत सूत्र। अब इसके बाद में इसका मात्रक भी देख लेते हैं अपन। त्वरण का मात्रक, तो देखो भाई त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपन चलते हैं वापस सूत्र की तरफ। तो देखो ऊपर क्या है, वेग में परिवर्तन है, मतलब आपको ऊपर रखना वेग का मात्रक, और नीचे क्या है, लगा समय है, तो नीचे आपको रखना है लगे समय का मात्रक। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वेग का मात्रक और नीचे अपन लिख देते हैं समय का मात्रक। ठीक है, तो देखो भाई यदि वेग का मात्रक आपको याद हो तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। यहां पर मैं सीधा ऐसा ही मात्रक ही लिख देता हूं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक या ऐसा ही मात्रक। तो वेग का ऐसा ही मात्रक बटा समय का एसआई मात्रक। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक केवल क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं अपन, ये जो सेकंड है इसको सेकंड से काट सकते हैं क्या, बोलो काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। बताता हूं कारण इसका क्या है, काट मत देना, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे कारण बता रहे हैं आपको। यहां पर मीटर प्रति सेकंड बटा क्या है, सेकंड है। अब देखो मेरी बात सुनना, ये इसका अंश है और ये हर है, ऊपर वाली राशि जो है बटा में है खुद अपने आप में, ये अंश है और ये क्या है, हर है। और ये जो सेकंड है ये खुद अपने आप में अंश है एक। यदि मैं इसके नीचे बटा 1 लगा दूं तो इस सेकंड के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अपने को बात समझ में आ जाएगी कि अंश को अंश से काटा जा सकता है और हर को हर से काटा जा सकता है। यदि आपने अभी सेकंड को सेकंड से काटा तो आपने क्या कर दिया, इसका तो हर है, इसका अंश है, दोनों को आपस में काट दिया, जो तो काटना ही क्या है, गलत है। तो हम जब ऐसे कोई स्थिति आपको नजर आ जाए तो पहले दोनों को एक दूसरे के बराबर करो, दोनों को बटा में करके देखो एक बार, कुछ भी नहीं है ना जिसके नीचे उसके नीचे 1 लगा लो और फिर अपना आगे का काम कर लो, है ना। तो मैं इस स्टेप को आगे ऐसे बढ़ा लेता हूँ भाई, आप ये गलती मत करना। मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड और इसके अंदर मैं 1 का भाग लगा लेता हूँ, तो अब दोनों बराबर हो गए, ये भी बटा में ये भी बटा में,
तो इस राशि को अपन कैसे करेंगे, अब देखो मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड गुणा ये क्या है सेकंड बटा 1 है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा सेकंड। भाई ये राशि इधर जाएगी ना तो उल्टी उल्टी होकर के क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो बराबर हमारे पास में आ जाएगा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बटा को अपन प्रति के रूप में लिखते हैं, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई भाई अपने त्वरण की। हमने कहा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है, और त्वरण कैसी राशि है, एक सदिश राशि, यानी कि इसको दर्शाने के लिए आंकिक मान, मात्रक और किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। इसका संकेत होता है ए सदिश और सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। वेग में परिवर्तन है, उसकी दर निकालना है तो समय का भाग लगाना, अथवा त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लगा समय, क्योंकि वेग में परिवर्तन कब आएगा, जब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग क्या कर देंगे, अपन घटा देंगे। ठीक है, संकेत रूप में अपन ने दिखाया भाई ए सदिश, त्वरण का संकेत होता है ए सदिश, अंतिम वेग का संकेत वी सदिश, प्रारंभिक वेग का संकेत यू सदिश और लगे समय का संकेत टी। तो ए सदिश बराबर वी सदिश माइनस यू सदिश बटा टी। इसके बाद में अपन ने त्वरण का एसआई मात्रक निकाला, तो इसके लिए वेग का एसआई मात्रक है, उसमें समय के एसआई मात्रक का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो हमारे पास में इसका मात्रक क्या निकल कर आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इन बातों को नोट करिए। इसके बाद में त्वरण का एक छोटा सा रूप और है जो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पॉज करके नोट करो पहले। ठीक है भाई, किया नोट। अब सुनना एक बात और ध्यान से, यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति कर रही है, तो उसकी गति में यदि त्वरण उत्पन्न होता है तो उस त्वरण को अपन बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। अब किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, अब गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा अपन ने क्या बताई कि यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति कर रही है, तो वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसके लिए बाकी की चीजें ठीक वैसी ही है जैसे कि अपन ने त्वरण के लिए पढ़ा। जैसे कि त्वरण एक सदिश राशि है तो गुरुत्वीय त्वरण भी आपका एक सदिश राशि ही है। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वही होगा जो त्वरण का होगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। परिवर्तन कहाँ है वो देखो,
इसका जो संकेत होता है वो होता है जी, स्मॉल जी से दिखाते हैं इसको, ठीक है। कोई पूछ ले भाई इसका ऐसा ही मात्रक बताओ, तो वही बताना, क्या बताओगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो जी है इसका मान फिक्स है भाई, इसका मान आपको याद रखना है, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद करके चलना है यहां से। गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है अपने समझ में आया कि यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति कर रही है तो वस्तु की गति में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। इसका संकेत होता है जी और ऐसा ही मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मान भी फिक्स है, कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि अपने को प्रश्न में कुछ भी मान नहीं दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण का तो अपन ये मान रख कर के सवाल को हल करेंगे। लेकिन यदि प्रश्न खुद ही कह दे भाई गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो फिर ये मान रख करके हल करना होगा। क्या होता है कि प्रश्न के अंदर जब गणना अपन करते हैं तो 10 से गणना करना ज़्यादा सरल हो जाता है, तो कई बार प्रश्न में खुद ही वो कह देता है भाई गुरुत्वीय त्वरण का मान आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान करके चलो। यदि वो नहीं कह रहा है ऐसा तो आप ये मान रख करके चलेंगे फिर, जो कि इसका वास्तविक मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये बातें इधर वाली गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जो मैंने आपको बताई है ये नोट कर लीजिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे बल की। ठीक है, किया आपने। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं अब बल की। तो देखो भाई, हम पढ़ने वाले हैं बल के बारे में। बल, इसको अंग्रेजी में फोर्स बोला जाता है, तो इसका संकेत होता है एफ। तो बल क्या होता है, पहली चीज तो ये है, कई बार आपने सुना होगा भाई किसी वस्तु पर बल लगाया गया, बल लगाया, बल लगाते कैसे है। तो देखो कोई वस्तु है, उसको जब अपन धक्का मारते हैं या फिर उसको खींचते हैं तो वो क्रिया कहलाती है बल लगाना। वो क्रिया क्या कहलाएगी, बल लगाना कहलाएगी। जैसे देखो मैं किसी भी वस्तु को उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए ये बोतल है मेरे पास में, इसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहता हूं, जैसे मैं इसको दूर भेजना चाहता हूं तो मैं ऐसे ले गया, मतलब इस वस्तु को मैंने क्या किया है, धक्का मारा है। या इसको पास में ला रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु को मैंने अपनी ओर क्या कर लिया है, खींच लिया है। तो कोई वस्तु है, उसको धक्का मारना या उसको खींचना, उस वस्तु के ऊपर बल लगाना कहलाता है। वो क्रिया क्या कहलाती है, बल लगाना कहलाती है। ठीक है, तो बल क्या है, कोई पूछे हमें, तो बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, या फिर कोई वस्तु है उसकी गति की अवस्था या स्थिर अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। तो पहली चीज तो अपन लिख देते हैं, फिर दूसरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो आपको क्या याद रखना है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाने की क्रिया वस्तु पर बल लगाना कहलाता है।
कोई वस्तु है उसको खींचना या फिर उसको धक्का मारने की क्रिया क्या कहलाती है? बल लगाने की क्रिया कहलाती है। देखो भाई, ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर अपन धक्का मार रहे हैं, धक्का मारे मतलब बल लगा रहे हैं अपन, ठीक है, या फिर इसको पकड़ करके खींच रहे हैं, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि अपन इस वस्तु के ऊपर क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो बल लगाया क्यों जाता है? तो वास्तव में बल इसलिए लगाया जाता है कि कोई वस्तु है, उसकी अवस्था में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो हम उस पर बल लगा करके उसको गतिशील बनाना चाहेंगे, या फिर कोई वस्तु पहले से गतिशील है तो अपन बल लगा करके या तो उसका वेग बढ़ाने की कोशिश करेंगे या उसका वेग कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब कोई वस्तु विराम अवस्था मतलब स्थिर अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में, जब हम उसके ऊपर बल लगाते हैं तो उसकी उस अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है, या फिर परिवर्तन होने का केवल प्रयास होकर के रह जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी वस्तु, जैसे बोतल का मैंने उदाहरण दिया, तो बोतल के ऊपर अपन बल लगाएंगे तो सीधी सी बात है उसकी अवस्था में तो परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन कोई बड़ा सारा पहाड़ है और उसके जाकर के अपन धक्का मार रहे हैं, तो क्या उसकी अवस्था में अपन कुछ परिवर्तन कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर केवल अपन उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास कर पा रहे हैं, लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे हम सुबह से लेकर के शाम तक खूब धक्का मार लें उसको या पकड़ करके खींच लें, आप चाहो भाई मैं पहाड़ को पकड़ कर अपने घर के पास में ले आऊं, तो नहीं कर सकते। आप प्रयास तो कर सकते हो, लेकिन आपके बस की बात नहीं है कि वो पहाड़ आप खींच करके अपने घर तक ला सको। तो बल के लिए अपन ऐसा बोलते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। विराम अवस्था का मतलब तो है कि वस्तु बिल्कुल स्थिर अवस्था में है और हम बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। वो विराम अवस्था से है, स्थिर अवस्था में है, तो उसको अपन गति की अवस्था में ला रहे हैं, उसको गतिशील बना रहे हैं। या फिर कोई वस्तु गति की अवस्था में पहले से है तो उसके वेग में अपन परिवर्तन कर सकते हैं, या तो उसका वेग कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर प्रयास होगा। जैसे बड़ा सारा ट्रक आ रहा है बहुत तेज़ स्पीड से, तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? क्या हम हमारा बल लगा करके क्या उसको रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि ट्रक ऐसे इस स्पीड से आ रहा है तो हम सामने से हट ही जाएं, प्रयास ही नहीं करें ऐसा, है ना। तो कोई पूछे भाई बल क्या होता है या बल किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था का मतलब है कि वस्तु स्थिर अवस्था में है, या गति की अवस्था का मतलब है कि वस्तु गतिशील है, पहले से ही किसी वेग से चल रही है, वो में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में या तो परिवर्तन लाता है या फिर केवल लाने का प्रयास करके रह जाएगा। ठीक है, विराम अवस्था का मतलब समझ गए आप, वस्तु स्थिर अवस्था में है, और गति की अवस्था का मतलब है कि वस्तु कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है। अब देखो, ये बातें तो हो गई भौतिक दृष्टि से। यदि अपन गणितीय रूप से बात करें तो बल किसे कहेंगे अपन? तो देखो, बल को ज्ञात करने के लिए क्या बताते हैं अपन कि किसी वस्तु के द्रव्यमान
एवं त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। बल के बराबर होता है। तो किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है कि वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का जो त्वरण है उसको गुणा कर देना है। आगे देखो, बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको दर्शाने के लिए भी हमें किस किस की आवश्यकता है, आंकिक मान प्लस मात्रक और प्लस हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो बल एक सदिश राशि, इसको दर्शाने के लिए आंकिक मान, मात्रक और दिशा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कोई पूछ ले भाई बल का संकेत बताओ, तो बल का संकेत होता है एप सदिश। बल का संकेत क्या होता है, एप सदिश। तो अब अपन बात करते हैं बल ज्ञात करने के सूत्र की। तो बल बराबर क्या होगा, देखो हमने यहां पर साफ साफ लिखा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही बल लगाए गए बल के बराबर होगा। तो बल बराबर अपन लिख देते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण। यदि आप संकेत रूप में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एफ सदिश बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। एफ सदिश बराबर एम गुणा ए सदिश। एम द्रव्यमान का संकेत है और ए सदिश त्वरण का संकेत है। दोबारा देखो भाई, हमने कहा है कि किसी वस्तु को जब धक्का लगाया जाता है या खींचा जाता है तो ये कहा जाता है भाई उस वस्तु के ऊपर बल लगाया गया है। लेकिन बल लगाने का उद्देश्य क्या होता है, हम क्या करना चाहते हैं, वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो कई बार तो परिवर्तन हो जाता है और कई बार परिवर्तन का केवल प्रयास हो पाता है। ठीक है, तो हमने कहा है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। बल क्या होता है या बल किसे कहते हैं, इसके लिए आपको ये वाला पॉइंट ही उत्तर के रूप में देना है। विराम अवस्था का मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में है और गति की अवस्था का मतलब वस्तु गतिशील अवस्था में है। तो कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है तो बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। कोई वस्तु विराम है तो उसको गतिशील बनाया जा सकता है और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो या तो उसका वेग पहले से अपन ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या फिर उसको गति की अवस्था से विराम अवस्था में भी ला सकते हैं। लेकिन हमेशा ये परिवर्तन हो जरूरी नहीं है, कई बार केवल प्रयास होकर के रह जाएगा लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाएगा। फिर हमने गणितीय रूप में कहा है भाई कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। और इसी आधार पर अपन ने सूत्र लिखा है बल का द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल एक सदिश राशि है, इसको दर्शाने के लिए आंकिक मान, मात्रक और दिशा तीनों की आवश्यकता होगी और इसका संकेत क्या होता है, एफ सदिश होता है। तो यही बातें अपन ने यहाँ पर दिखाई है, जो यह सूत्र लिखा था इसी को संकेत रूप में दिखा दिया। बल का संकेत होता है एफ सदिश, द्रव्यमान का संकेत होता है एम और त्वरण का संकेत होता है ए सदिश। ठीक है, तो एक बात मैं आपको और बता रहा हूं भी समझना, यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति कर रही है तो उस कंडीशन में उसका ये जो त्वरण होता है ये गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है, गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है। तो उस कंडीशन में बल को ज्ञात करने का सूत्र जो होगा उसमें त्वरण की जगह हमें क्या रखना होगा, गुरुत्वीय त्वरण रखना होगा। तो अपन लिख दें कि यदि कोई वस्तु
गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति कर रही हो तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अथवा यही लिख देता हूं मैं, अथवा F सदिश बराबर m गुणा g। क्या लिख दोगे? m गुणा g। भाई गुरुत्वीय त्वरण का संकेत g होता है तो g दिखा दिया एक ही जगह। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण या F सदिश बराबर m गुणा g। तो वीडियो पॉज कीजिए और इन बातों को नोट कीजिए। इसके बाद में बल का जो मात्रक है उसकी अपन बात करेंगे अलग अलग तरीके से। तो वीडियो पॉज करके नोट करो पहले। ठीक है भाई, किया नोट? अब देखो अपन इसका मात्रक निकालेंगे, किसका? बल का। बल का मात्रक। तो देखो मात्रक के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, समझना पहले उस बात को। क्या है कि शुरुआत में जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति नहीं थी मात्रक की, इंटरनेशनल सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति वो पद्धति थी जो सभी देशों में चलती है। लेकिन शुरुआत में वो पद्धति नहीं थी। अलग अलग देशों में मात्रकों के लिए अलग अलग पद्धतियां काम में ली जाती थी। तो 3 प्रकार की पद्धतियां उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। तो उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत में यही पद्धतियां चला करती थी। एक तो है MKS पद्धति। M का मतलब है भाई इसमें मीटर, K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब है सेकंड। इसका मतलब यह है कि लंबाई से संबंधित कोई चीज है तो उसको आप मीटर में दिखाओगे, द्रव्यमान से संबंधित कोई चीज है तो उसको आप किलोग्राम में दिखाओगे, और समय से संबंधित चीज है तो उसको आप दिखाओगे सेकंड में। दूसरी पद्धति थी CGS। इसमें C का मतलब तो है सेंटीमीटर से, G का मतलब है यहां पर ग्राम से, और S का मतलब है वही सेकंड से। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लंबाई से संबंधित कोई चीज है आपके पास में तो उसको आप सेंटीमीटर में दिखाओगे, द्रव्यमान से संबंधित कोई चीज है तो उसको आपको दिखाना ग्राम के अंदर, और समय से संबंधित कोई चीज है तो उसको आपको दिखाना सेकंड में। ठीक है। और इसके अलावा एक पद्धति है FPS। ठीक है। यहां पर F का मतलब तो है पुट, P का मतलब है पाउंड, और S का मतलब किससे है? सेकंड से है। तो पुट भी लंबाई को मापने का ही एक मात्रक है। तो यदि आपके पास में लंबाई से संबंधित चीज है तो उसको आप पुट में दिखाओ। P का मतलब पाउंड, तो पाउंड क्या है? वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने के काम आने वाली चीज है।
1 पाउंड लगभग आपका जो 500 ग्राम होता है, आधा किलो होता है, लगभग उसके बराबर होता है 1 पाउंड। तो यदि द्रव्यमान से संबंधित कोई चीज़ है तो उसको पाउंड में दिखाएं, और समय से संबंधित चीज़ है तो उसको किस में दिखाएं, सेकंड में दिखाएं। तो पुराने जमाने में ये 3 पद्धतियां ऐसी थी जो क्या थी, प्रचलन में थी, लेकिन एसआई मात्रक ये बाद में आया था, है ना। सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति बोला जाता है इसको। तो ये काफ़ी बाद में आया था, जो कि सभी देशों में क्या है, प्रचलन में है। तो देखो अपन यहाँ पर जो बल का मात्रक निकालेंगे वो एमकेएस पद्धति में भी निकालेंगे, सीजीएस पद्धति में भी निकालेंगे। पुट पाउंड सेकंड काम में नहीं लेते हैं अपन, चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काम नहीं आता। और इसके अलावा अपन इसका जो एसआई मात्रक है वो भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पहले आप ये साइड की जो बातें हैं कहीं साइड में ही उतार लेना, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगा बल के मात्रक की। तो उतारो पहले इन बातों को, साइड की चीजें हैं कहीं साइड में उतार लेना। अब देखो, बल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। तो भाई सबसे पहले एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक मैं बना रहा हूं, एमकेएस पद्धति में तो बल का जो मात्रक है वो एमकेएस पद्धति में क्या होगा। तो देखो भाई, द्रव्यमान है सूत्र में, तो द्रव्यमान को हमें रखना है किसमें, किलोग्राम में। किसमें रखना है, किलोग्राम में रखना है भाई। एमकेएस का मतलब यही है कि लंबाई है तो उसको मीटर में रखो, द्रव्यमान है तो उसको किलोग्राम में रखो, और समय है तो उसको सेकंड में रखो। तो हमारे पास में द्रव्यमान है और द्रव्यमान को अपने किस में रख देंगे, किलोग्राम में रख देंगे। ये रख दिया साहब मैंने किलोग्राम में, ठीक है। त्वरण, त्वरण का मात्रक आपको पहले से याद होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये इसका एसआई मात्रक है। अब देखो इसमें ये मीटर है, एमकेएस पद्धति हमें यही कहती है कि लंबाई जैसे कोई चीज है तो उसको मीटर में रखो, तो मीटर में ही दिया हुआ अपने को, और समय जैसे कोई चीज है तो उसको सेकंड में रखो, तो सेकंड में ही है। तो अपन एक काम करते हैं, ये जो मात्रक है त्वरण का, क्योंकि यह द्रव्यमान से त्वरण क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस मात्रक को भी यहाँ ला करके गुणा कर देते हैं। तो गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका जो है एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया किसका, बल का। क्या मात्रक हो गया ये, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका एमकेएस पद्धति में क्या हो गया, मात्रक हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन सीजीएस पद्धति में। तो क्या करना है सीजीएस पद्धति में, कोई लंबाई सॉरी देखो, सबसे पहले हमारे पास में द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को अपन किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। तो किलोग्राम की जगह तो क्या शब्द काम में लेना, ग्राम, ठीक है। इसके बाद में देखो आप कि ये जो मीटर है ये लंबाई के लिए होता है, तो मीटर की जगह क्या लेना है काम में, सेंटीमीटर काम में लेना है, और सेकंड स्क्वायर की जगह तो अपन क्या काम में लेंगे, वही सेकंड ही काम में लेंगे। तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, देखो किलोग्राम की जगह हम क्या रखेंगे, ग्राम, गुणा मीटर की जगह क्या रखना है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया। अब देखो भाई, ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको शॉर्ट के अंदर अपन सीधा सीधा बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन, जो कि बल का एसआई मात्रक है। और ये ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको सीधी भाषा में अपन बोलते हैं डाइन। डाइन को अपन दिखाएंगे डी से,
ठीक है भाई। देखो वन वर्ड काम में लेते हैं कई जगहों पर अपन। वन वर्ड कोई बड़ी चीज होती है तो उसके लिए सीधा एक शब्द काम में ले लिया जाता है। वैसे यहाँ पर देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको सीधा आप न्यूटन बोल सकते हो। वैसे ग्राम गुणा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर काफी बड़ा नाम हो गया ना, तो इसको सीधा आप क्या बोल सकते हो, डाइन बोल सकते हो। अब देखो भाई सुनना ध्यान से, कोई आपसे बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक पूछे तो आप बताओगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हालांकि ये न्यूटन के बराबर है, लेकिन न्यूटन जो नाम है ये ऐसा ही मात्रक का रख रखा है इस समय। तो एमकेएस पद्धति में जब भी आपको बल का मात्रक पूछा जाए तो आपको बताना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में पूछे आपको तो आप बोल सकते हो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसकी जगह सीधा डाइन शब्द भी आप काम में ले सकते हो। वहां पर न्यूटन आप काम में नहीं लेओगे क्योंकि न्यूटन इसका ऐसा ही मात्रक बना दिया गया है वर्तमान में, लेकिन ये डाइन आप सीजीएस पद्धति के लिए क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। तो देखो भाई मैं इसका एसआई पद्धति का मात्रक भी बता देता हूं। एसआई मात्रक बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको अपन किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। तो अब एक चीज ये याद रखना कि 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। ये जो है यही क्या है, न्यूटन है वास्तव में देखा जाए तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। ये संबंध अपने को याद रखना है, ठीक है। अब कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता हमारे सामने कि ये जो एमकेएस पद्धति का मात्रक और ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न जब आ जाता है हमारे पास में तो उसको कैसे हल करेंगे अपन, ये तो आपने साइड में उतार लिया होगा पहले ही। या कोई सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ ले कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, या 1 न्यूटन में कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, या 1 किलोग्राम सेकंड स्क्वायर में कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, सेकंड स्क्वायर होते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन देखो क्या करते हैं, कैसे इनका संबंध अपन निकालेंगे। तो ध्यान देना भाई, हमें ये पता है कि 1 न्यूटन बराबर किसके होता है, 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है ये चीज, ठीक है। और हम ये देखना चाहते हैं भाई इसका संबंध क्या है इसके साथ में। देखो इसको यहीं से अपन हल करते हुए चलते हैं। ये 1 किलोग्राम मीटर है, प्रति के लिए मैं नीचे सीधा सेकंड स्क्वायर लिख देता हूं। अब प्रति को बटाइए तो मानेंगे। अब इसको और थोड़ा सा अपन खोलें तो ऐसे लिखा जा सकता भाई 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर बटा 1 सेकंड स्क्वायर। भाई कोई दिक्कत आएगी क्या ऐसे लिखने में, भाई मान तो वही है अभी भी। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और उसे 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो वही 1, तो वही है मान अभी भी। अब देखो कुछ बातों अपने को ध्यान रखनी है कि 1 किलोग्राम के अंदर होता है 1000 ग्राम। तो मैं 1 किलोग्राम की जगह रख देता हूं 1000 ग्राम गुणा 1 मीटर है, इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर हम रख देते हैं। 1 सेकंड स्क्वायर है, इसमें कितना सेकंड स्क्वायर होगा, 1 सेकंड स्क्वायर ही होगा, 1 सेकंड स्क्वायर। भाई देखो हमने क्या किया है, ये जो मान है इसको खो लेते, हमने किलोग्राम की जगह ग्राम ले लिया काम में, मीटर की जगह सेंटीमीटर काम में ले लिया, और सेकंड स्क्वायर था, सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर की जगह रख रखा है। अब क्या होगा यहाँ पर आगे देखो, 1000 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, तो मैं इनको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ 10 की घात 5
भाई 5 जीरो है, सबको गुणा करके 10 की घात 5 लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे नहीं कर तो अभी मैं लिख देता हूँ 5 जीरो आपके सामने, 5 जीरो। ठीक है, यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो ग्राम सेंटीमीटर बटा 1 सेकंड स्क्वायर। तो भाई देखो हम अब लिख सकते हैं 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति, एक का भाग इसमें लगाएगा तो वही संख्या आएगी, प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो अब भाई 1 न्यूटन बराबर किसके होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर किसके होता है, ये 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। और ये ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पर बराबर में ये लिख सकते हैं 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, तो सीधी भाषा में उस पूरे संबंध को मैं नीचे एक साथ लिख रहा हूं। आपके पास में आता भाई 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि बराबर है 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, जो कि बराबर है 10 की घात 5 डाइन के। ठीक है भाई, तो यही बात आपको यहाँ इस रिलेशन से याद रखनी है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखो अपन ने बल के मात्रक निकाले। अभी बल का सूत्र हमारे पास में होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। पहले MKS पद्धति में निकाला तो द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम रखा और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपन ने रख दिया। क्योंकि MKS पद्धति लंबाई को मीटर में मांगती है और समय को सेकंड में मांगती है, वैसा ही हमने कर दिया। तो इसका मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हालांकि ये चीज़ किसके बराबर होती है, न्यूटन के बराबर होती है, हम ये बात जानते हैं, लेकिन न्यूटन को हमने ऐसा ही मात्रक बोला है, इसलिए हम लिख रहे नहीं हैं। हमें कोई पूछ ले भाई MKS पद्धति में बल का मात्रक बताओ, तो हम केवल ये बताएंगे, न्यूटन नहीं बताएंगे। ये आ जाओ CGS पद्धति में, तो द्रव्यमान को तो अपन ग्राम में रख लेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिया और सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर ही रह जाएगा। क्योंकि CGS पद्धति जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में मांगती है, द्रव्यमान को ग्राम में मांगती है और समय को सेकंड में ही मांगती है। तो CGS पद्धति में कोई मात्रक पूछे इसका, तो अपन बताएंगे ग्राम गुणा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको सीधा अपन एक शब्द में डाइन भी बोलते हैं। तो CGS पद्धति का मात्रक पूछे तो ये भी बताया जा सकता है और ये भी बताया जा सकता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है, ये न्यूटन के बराबर है। तो हमने इन चारों के बीच में संबंध देख लिया है। तो इसके लिए अपन ने जाना भाई 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मैंने ये जो प्रति सेकंड स्क्वायर था इसको नीचे लिया है केवल, और कुछ भी नहीं किया, ऊपर 1 है जैसे कि जैसे रखा। अब आगे अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा और खोला तो 1 किलोग्राम मान लिया और यहाँ पर 1 मीटर मान लिया और नीचे 1 सेकंड स्क्वायर मान लिया। ऐसा मानने से कुछ भी नहीं होगा, मान वो का वही एक ही आना है, लेकिन हमने अलग अलग इसको खोल लिया। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो मैंने वो लिख दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो वो लिख दिए, और नीचे 1 सेकंड स्क्वायर है, नीचे 1 सेकंड स्क्वायर ही रख रखा है। तो 5 जीरो हो गए, ये 5 जीरो यहाँ पर है, ग्राम सेकंड बटा 1 सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर बटा 1 सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आप, ये 5 जीरो थे 10 की घात 5 लगा दिया, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही किसके बराबर है, डाइन के बराबर भी है, तो 10 की घात 5 डाइन लिख दिया। तो पूरा मामला ये आया हमारे सामने कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
जो बराबर होता है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, जो बराबर होता है 10⁵ डाइन के। तो सीधी भाषा में आप ऐसा बोल ही सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो ये संबंध आपको याद रखने हैं, आगे काम आएंगे ये संबंध। जब अपन कार्य पढ़ेंगे तो वहां पर सीधा सीधा अपन पूछेंगे भाई जो बल होता है उसका CGS पद्धति में क्या मात्रक होता है, तो सीधा हमारा उत्तर होगा डाइन होता है। ठीक है, तो आगे ये रिलेशन अपने काम आएंगे, तो वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिए आप। ठीक है भाई, कर लिया नोट। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कार्य की परिभाषा है, सूत्र है, उसकी प्रकृति होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसके साथ में ये चीज़ें अपन काम में लेंगे आगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।